करता हूँ आपका अपना YouTube चैनल मैथ अड्डा सारण में। चलिए फिर मैं हाजिर हो गया एक नया सेशन लेके। इसके झा साइंस का प्रैक्टिस सेट 53 यानी कि 53। अभी तक आपने 52 प्रैक्टिस सेट नहीं देखा है तो इसके झा रेलवे साइंस प्रैक्टिस के नाम से प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि हम कोई भी वीडियो अपलोड करें उसका सीधे नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। तो चलिए, और टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं तो टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ जाइए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इन सभी का PDF मैं वहीं प्रोवाइड आप सभी को करा देता हूं। तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है कि नीचे दिए गए समय ग्राफ का कौन सा भाग शून्य त्वरण को प्रदर्शित करता है। ये A पॉइंट है, ये B, ये C और ये D, और ये समय ग्राफ है। इसमें कौन सा पॉइंट है जो शून्य त्वरण को प्रदर्शित करता है। तो जब आप देखेंगे B से C तक जो दिख रहा है वो क्या है, शून्य त्वरण को प्रदर्शित करता है। तो ऑप्शन B क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा। त्वरण देखिए, वेग में एकांक समय में तय की दूरी को क्या कहते हैं, तय की गई दूरी को क्या कहते हैं, वेग। और वेग क्या होता है, वेग होता है विस्थापन बट्टा समय। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि समीकरण F बराबर ma को न्यूटन के किस नियम के रूप में जाना जाता है। तो इसे किस नियम के रूप में जाना जाता है, तो न्यूटन का द्वितीय नियम से F बराबर ma का समीकरण का ये हुआ है। तो क्या हो जाएगा, न्यूटन का दूसरा नियम। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा प्लेटनरी बॉडीज के लिए केपलर के नियमों में से एक सही है। यानी केपलर के नियम में से एक सही है कि एक ग्रह को ग्रह पथ दो केंद्र बिंदुओं से एक सूर्य के साथ एक अंडाकार होता है, नहीं। एक ग्रह और सूर्य को जोड़ने वाली एक रेखाखंड समय के बराबर अंतराल के दौरान बाहर बराबर क्षेत्रफल बनाती है, नहीं। एक ग्रह की कक्षीय अवधि का वर्ग अपने ग्रह पथ की अर्ध प्रमुख धुरी के घन के अनुपातिक होता है, नहीं। कक्षीय के अवधि ग्रह के द्रव्यमान पर निर्भर होती है। क्या होता है, जो केपलर के अनुसार अवधि ग्रह के द्रव्यमान पर निर्भर होती है। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए वैसे ग्रह जो पृथ्वी के नज़दीक की कक्षा में चक्कर लगाते हैं उन्हें क्या कहते हैं, हम ध्रुवीय उपग्रह कहते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि पृथ्वी की सतह पर गुरुत्वीय त्वरण 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। पृथ्वी की सतह से इसकी त्रिज्या 1/10 ऊंचाई पर, तो त्वरण का लगभग मान क्या होगा। तो जी बराबर क्या होता है, स्मॉल जी बराबर कैपिटल जी m/r²। स्मॉल जी का मान क्या दिया है, 9.8 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ से अगर हम देखेंगे कि 1/10 त्रिज्या क्या हो जाती है, 1/10, यानी कि r क्या हो जाती है, 1/10। तब स्मॉल जी यानी कि बराबर क्या हो जाएगा, कैपिटल जी m/r प्लस r/10 का होल स्क्वायर। यहाँ से स्मॉल जी क्या आ जाएगा, स्मॉल जी अगर देखेंगे स्मॉल जी का मान आ जाएगा 100/121 जी। ठीक है, तो यहाँ से जी डैश क्या हम लेके आ जाएंगे 100 बटा ये 100 g/120। तो स्मॉल जी का मान क्या होता है, 9.8 होता है। तो 100 गुना 9.8/121। अब इसको काट पीट लेंगे, यानी कि 9800/121, यानी कि ये 8 पॉइंट समथिंग के आसपास आंसर आ जाएगा। तो 8.1 मीटर पर सेकेंड क्या हो जाएगा, आंसर होगा। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक लड़की झूले पर बैठी झूलती है, जब लड़की खड़ी होकर झूलती है तो झूलने में लगा समय क्या हो जाएगा। देखिए, जब आप भी अगर झूला झूले होंगे तो बैठ के झूलते हैं, तो उसका स्पीड ज़्यादा होता है, और खड़ा होकर झूलते हैं तो उसका स्पीड कम होता है। क्या होता है, कम होता है। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा। होता क्या है कि जब लड़की अगर खड़ा होकर झूला झूलेगी तो बैठ के झूला झूलती है तो इसके प्रभावी लंबाई अधिक रहता है, जिसके फलस्वरूप झूलने में क्या होता है, समय अधिक लगता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि जल को 10 डिग्री सेंटीग्रेड से 0 डिग्री सेंटीग्रेड तक ठंडा किया जाए तो जल का आयतन 4 डिग्री सेंटीग्रेड तक कम होगा फिर बढ़ेगा, बिल्कुल यही होगा। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा।
क्योंकि 4 डिग्री सेंटीग्रेड तक आयतन क्या होता है, कम होगा, फिर क्या हो जाएगा, बढ़ना शुरू कर देगा। इस तरह के क्वेश्चन कई बार रेलवे में पूछा गया है और ये पूछा भी जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि ध्वनि तरंग का आयाम किस पर निर्भर करता है। तो ध्वनि तरंग का जो आयाम होता है वो वस्तु की गुणवत्ता पर निर्भर करता है। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि किस स्थिति पर एक अभिलंबित किरण, आपतित किरण और परावर्तित किरण सभी एक ही सतह पर होते हैं। तो वो स्थिति कौन सा होता है, अपवर्तन तथा परावर्तन दोनों में होता है। क्या हो जाएगा, आपतित किरण अभिलंब और आपतित किरण और परावर्तित किरण सभी एक ही सतह पे होते हैं। मान लीजिए आपतित किरण, परावर्तित किरण और ये लंबवत जो होते हैं ये तीनों एक ही पे होते हैं। तो अपवर्तन तथा क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा, अपवर्तन तथा परावर्तन दोनों में। ठीक है, तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि आकाश नीला क्यों दिखाई देता है। तो आकाश का नीला दिखना क्या होता है, श्वेत प्रकाश में नीले रंग की तरंगदैर्घ्य क्या होती है, अपेक्षाकृत निम्न होती है। ठीक है, और यही हवा के अणुओं द्वारा सर्वाधिक क्या होता है, प्रकीर्णन होता है। तो आकाश नीला दिखाई देता है। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, प्रकाश का प्रकीर्णन के द्वारा। चलिए, कांच की छड़ को जब सिल्क के कपड़े से रगड़ा जाता है तब किस किस्म की विद्युत पैदा होती है। तो किस किस्म की विद्युत पैदा होती है, देखिए जब कांच को जब हम सिल्क कपड़ा से रगड़ेंगे ना तो स्थैतिक जो क्या होता है, स्थैतिक विद्युत पैदा होगी। ठीक है, तो ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा, स्थैतिक विद्युत पैदा होगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, पी प्रकार का अर्धचालक प्राप्त करने हेतु 5 संयोजकता वाला अशुद्धता को मिलाया जाता है, 3 संयोजकता वाला अशुद्धता या दोनों प्रकार के यौगिक या इनमें से कोई नहीं। तो पी प्रकार के यौगिक के लिए 3 संयोजकता वाली क्या होती है, अशुद्धता को मिलाया जाता है। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा। देखिए जब शुद्ध अर्धचालक में 30 संयोजित तत्व जब मिलाया जाता है, ठीक है, तो वो क्या बनता है, पी टाइप बनता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि फेरस सल्फेट क्रिस्टल को टेस्ट ट्यूब में गर्म करने पर क्या उत्पाद बनते हैं। तो फेरस सल्फेट क्रिस्टल को टेस्ट ट्यूब में गर्म करेंगे तो ये आपको बनेगा फेरिक ऑक्साइड प्लस पानी प्लस सल्फर डाइऑक्साइड प्लस सल्फर ट्राइऑक्साइड। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा। फेरस सल्फेट को कशिश लवण का सामकृतिक भी कहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि जलयोजित कॉपर सल्फेट का रासायनिक सूत्र क्या होता है। तो जलयोजित कॉपर सल्फेट का रासायनिक सूत्र होता है CuSO4.5H2O। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, कॉपर सल्फेट या तुतिया कार्बनिक यौगिक भी यही होता है, तुतिया। ठीक है, गांव देहात में बोला जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर चुनिए, यानी कि सही उत्तर चुनना है। ठीक है, तो CNG क्या होता है, तो CNG आपका मीथेन इथेन हो जाएगा। LPG किससे होता है, तो ब्यूटेन और प्रोपेन से, तो ये 2 हो जाएगा। कोल गैस की अगर बात करें तो कोल गैस हाइड्रोजन मीथेन कार्बन मोनोऑक्साइड से बन जाएगा। और जल गैस की अगर बात करें तो ये कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन से होगा। तो ये आपका मिलान हो गया। ठीक है, मिलान हो गया। नीचे ऑप्शन हमको नहीं दिख रहा है, ठीक है, तो आप देख लीजिएगा। ठीक है, और अपना PDF में इसको ये कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सिरके में उपस्थित जैविक अम्ल कौन सा होता है। तो सिरके में उपस्थित जैविक अम्ल जो होता है एथेनोइक एसिड होता है। क्या होता है, एथेनोइक एसिड होता है। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य या असत्य है। ठीक है, अब कथन दिया हुआ है कि निम्नलिखित में अभिक्रिया का एक उदाहरण है। ठीक है, N2G प्लस 3H2G ये अभिक्रिया करके 2NH3G को बनाता है। ये क्या अभिक्रिया है। ठीक है, यही हमसे पूछा जा रहा है। केवल कौन सही है, ऊपर वाला सही है या CaCO3 COS, यानी कि ये तो गलत है, केवल ऊपर वाला सही है। क्या सही है, केवल ए सही है कि जब N2G प्लस 3H2G के साथ अगर अभिक्रिया कराएंगे तो ये क्या बनेगा 2NH3। तो केवल ऑप्शन ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, यह प्रतिवर्ती अभिक्रिया का उदाहरण है। ये जो है
वर्ती अभिक्रिया का उदाहरण है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एस्टिकरण की प्रक्रिया से निर्मित तेल अथवा वसाओं को सामान्यतः क्या कहा जाता है? तो एस्टिकरण की प्रक्रिया से निर्मित तेल अथवा वस्तुओं को सामान्यतः क्या कहा जाता है? ट्राइग्लिसराइड्स, ग्लिसराइड्स कहा जाता है। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि मृदु साबुन प्राप्त करने के लिए वसीय अम्लों के साथ किस शक्तिशाली क्षारकों को क्रिया कराई जाती है? तो ये पोटेशियम हाइड्रोक्साइड की अभिक्रिया कराई जाती है। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? आपका सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि साबुन का विलयन जल अपघटन के कारण क्या हो जाता है? क्षारीय हो जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। Pb प्लस CuCl2 PbCl2 प्लस Cu दी गई समीकरण अभिक्रिया का उदाहरण है। तो ये अभिक्रिया जो होता है ये विस्थापन अभिक्रिया कहलाता है, कि जब Pb प्लस CuCl2 का अभिक्रिया करते हैं तो ये PbCl2 प्लस Cu हो जाता है। तो ये क्या करता है? यहाँ से Cl2 लेके Cu को क्या कर देता है? विस्थापित कर देता है, इसलिए इसे विस्थापन समीकरण या विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। गले में डैश के छल्ले मौजूद होते हैं। तो गले में उपस्थिति के छल्ले मौजूद होते हैं। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? आपका सही आंसर हो जाएगा। उपस्थिति क्या होता है? मुलायम एवं लचीला होता है, और इसका मैट्रिक्स लसलसा होता है। क्या होता है? इसका मैट्रिक्स लसलसा होता है, और ये कोशिकाओं को कॉन्डियोब्लास्ट कहते हैं। इस कोशिकाओं को क्या कहते हैं? कॉन्डियोब्लास्ट कहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा WBC के बारे में सही नहीं है? WBC का आकार 18 से 25 माइक्रोमीटर होता है। ये तो बिल्कुल सही है। सही नहीं है, सॉरी, सही नहीं है कार्य। ठीक है। आकृति अमीबीय या वृत्ताकार होती है। वे सैनिक के रूप में कार्य करते हैं और रुग्णाओं को मारते हैं, और नाभिक केंद्र, यानी कि ये तो तीनों सही है। इसका जो आकार होता है 14 से 16 माइक्रोमीटर होता है। क्या होता है? 14 से 16 माइक्रोमीटर होता है, लेकिन ये 18 से 25 माइक्रोमीटर है। तो यही क्या है? सही नहीं है। WBC का जीवन काल 2 से 4 दिनों का होता है, और यह रंगहीन होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अनुमस्तिष्क से संबंधित है याददाश्त व भूख, सोचने, सभी अनैच्छिक क्रियाएं या मांसपेशियों के घुमाव व नियंत्रण। तो अनुमस्तिष्क से रिलेटेड है कि मांसपेशियों के घुमाव व नियंत्रण को क्या बोलते हैं? सेरिबेलम बोलते हैं। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि नर और मादा युग्मक आपस में मिलकर डैश बनाते हैं। तो नर तथा मादक जो होते हैं वो आपस में मिलकर क्या बनाते हैं? तो युग्मक का निर्माण करते हैं। किसका? युग्मक का निर्माण करते हैं। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे एक चीज़ बता दें कि जैसे टेस्ट ट्यूब बेबी में निषेचन की जो क्रिया शरीर के बाहर होता है तथा विकास क्या होता है? आंतरिक होता है। ठीक है, यहीं की हम बात कर रहे हैं। कभी कभी शारीरिक जटिलताओं के कारण निषेचन की क्रिया जो होती है वो डिम्बावनी में क्या होती है? डिम्बावनी में होती है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि डार्विन द्वारा प्रस्तुत प्राकृतिक वर्णन निम्न में से किस पर आधारित है? तो डार्विन द्वारा दिया गया नियम जो है वो किस पे आधारित है? ओवर प्रोडक्शन पे, स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस एंड वेरिएशन पे, या सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट पे, या उपयुक्त सभी। तो देखिए जो डार्विन का सिद्धांत है ये सभी ओवर प्रोडक्शन पे भी डिपेंड है, स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस एंड वेरिएशन पे भी है, और सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट पे। यानी कि ये क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी हो जाएगा। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? आपका सही आंसर हो जाएगा। देखिए डार्विन का जो नियम होता है, जैसे जीवों में प्रजनन की अपार क्षमता, लगभग नियत जनसंख्या, अस्तित्व के लिए संघर्ष, विविधता, योग्यतम की उत्तरजीविता, परिवर्तनशील वातावरण, ये सारे ये डार्विन के ही नियम हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जब हम बकरी का मांस खाते हैं तब हम प्राथमिकता उपभोक्ता हैं, द्वितीय उपभोक्ता हैं,
तृतीयक उपभोक्ता हैं या इनमें से कोई नहीं। तो जब हम बकरी का मांस खाते हैं तो हम द्वितीय क्या हैं, उपभोक्ता हैं। ठीक है, द्वितीय उपभोक्ता हैं, तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा। लेकिन द्वितीय उपभोक्ता क्या होता है, वैसे उपभोक्ता जो अपने भोजन के लिए प्राथमिक उपभोक्ता पर निर्भर रहें। जैसे प्राथमिक उपभोक्ता पर निर्भर है उसे द्वितीय उपभोक्ता कहते हैं। जैसे में अगर प्राथमिक उपभोक्ता की बात करें तो वैसे उपभोक्ता जो सीधे उत्पादक से भोजन प्राप्त करते हैं। जैसे प्राथमिक उपभोक्ता जैसे बकरा बकरी घास खाने वाला जानवर है, ठीक है, तो घास खाता है तो प्राइमरी है। अब हम अगर बकरी का मांस खाते हैं तो क्या करते हैं कि हम जैसे द्वितीय उपभोक्ता में यही बकरा बकरी सारा आ गया, तो वो घास खाती है और हम बकरी की मांस खाते हैं, तो ये हम द्वितीय हो गया। तृतीय उपभोक्ता क्या होता है, वैसे उपभोक्ता जो अपने भोजन के लिए प्राथमिक तथा द्वितीय उपभोक्ता पर निर्भर रहते हैं, तृतीय उपभोक्ता कहलाते हैं। जैसे बाघ, शेर, चीता, ये किस पर डिपेंड रहते हैं, ये क्या नाम है, इन्हीं बकरा बकरी और बहुत सारे जानवर होते हैं उन पर डिपेंड रहते हैं। तो वो लोग क्या खाते, घास खाते हैं, ठीक है, उन लोगों को हम खाते हैं, मान लीजिए बकरी का मांस खाते हैं, और शेर बकरी चीता बकरी ये खाता है, तो ये तृतीय उपभोक्ता हो गया। आशा करता हूँ ये चीज़ आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं ऐसे ही वीडियो लेकर आपके सामने हाजिर होता रहूँगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।